हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो सितंबर महीने का असाइनमेंट है उसी का उत्तर के बारे में। ठीक है, आपको किस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, क्या क्या प्रश्न आए हैं और उसके उत्तर को आप किस प्रकार से लिखेंगे उसे हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले ये भी, यदि आपने अभी तक असाइनमेंट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं सभी विषय के, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके सारे विषय के असाइनमेंट के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वहां से सारे विषय के देखकर आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देखकर और समझकर अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर को आप किस प्रकार से लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके असाइनमेंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको मिल सके। तो प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपके पास कि डार्विन के सिद्धांत को किस प्रकार राजनयिकों ने दुरुपयोग किया, क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश की उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। ये इसके प्रश्न हैं। तो राजनयिकों का सोचना था कि जो शक्तिशाली राष्ट्र होगा वही बचेगा और उन्नति करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। शक्तिशाली राष्ट्र अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। ये देश अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई बुराई नहीं मानते थे। डार्विन के सिद्धांत को मानने वाले राजनयिक सारी दुनिया पर राज करना चाहते थे और पूरे विश्व में केवल अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना चाहते थे। यह सही नहीं है। केवल दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। यह हर स्वतंत्र देश अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा शांतिपूर्वक उन्नति कर सकता है। भारत ने विश्व को यह दिखाया कि स्वतंत्रता के बाद अब तक भारत ने दूसरे देशों पर आधिपत्य किए बिना ही उन्नति की है। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही सटीक आंसर है, तो आप इसे लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर का ये प्रश्न है, तो उसके उत्तर को आप लिखेंगे कि सैनिकों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। 4 बिंदु यानी 4 मुख्य पॉइंट आप बनाकर लिखिए कि पहला, योग्यता एवं शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही सेना में भर्ती किया जाता है तथा इनके स्वास्थ्य हेतु भोजन का विशेष प्रबंधन किया जाता है, जो कि वर्तमान समय में भी यही नियम लागू है। अगला प्रश्न देखिए, उसी का दूसरा पॉइंट है, सैनिकों को छिपने के लिए जो ट्रेंच यानी बैरक बनाए जाते थे उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियों में बनाया जाता। सैनिकों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। दूसरा, बंदी बनाए हुए सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत मानवीय सुविधाओं एवं सहानुभूतिपूर्वक रखकर उन्हें अमानवीय यातनाओं और घृणापूर्वक व्यवहार से सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक था। और चौथा, युद्धरत सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर सैनिकों के साथ होने वाले दुर्घटनाओं और उनकी असामयिक मौतों को कम कर सकते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। प्रश्न तीसरा है, संसद का न्यायिक काम क्या है और इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आप उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि संसद का न्यायिक कार्य है विधि निर्माण करना, कोई भी नया कानून बनाना व पुराने कानून में संशोधन करना संसद का न्यायिक कार्य होता है। यह कार्य उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को इसलिए दिया गया क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि नीतिगत मुद्दों तथा कानूनों से संबंधित प्रस्ताव को पारित करते हैं। लोकतंत्र में जनता को ही नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को न देकर संसद को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता। कानून बनाना और न्याय करना दोनों शक्तियां एक ही संस्था को नहीं दी जा सकती। अब अगला प्रश्न देखिए,
ये अंतिम प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को संक्षेप में आपको विवेचना करना है। तो देखिए 6 नंबर का है, तो आपको इसको पूरा ब्रीफ नोट्स आपको करना है, लिखना है पूरा, ठीक है, विवेचना करना है सारे बिंदुओं को। तो देखिए इसके उत्तर को आप यहाँ से लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसकी शक्तियाँ केवल कार्यपालिका संबंधी ही नहीं वरन यह विधायी, वित्तीय, न्यायिक एवं संकटकालीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। उनकी ये शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले आपको बताना है कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे पूरे पॉइंट वाइज, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वैधानिक शक्तियाँ, ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको लिखेंगे वैधानिक शक्तियाँ, ठीक है, इसके भी पॉइंट हैं उसे भी आप लिखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 6 पॉइंट है। फिर है वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, पॉइंट वाइज आप लिखना है आपको, ठीक है। फिर है इसके बाद न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट कर लेने हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।